नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे, क्या सर्वोच्च न्यायालय का रवैया हर पत्रकार या हर आम नागरिक के साथ एक जैसा है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर 2020 सुबह उनके घर से उन्हें हिरासत में लिया गया था। अर्नब गोस्वामी को 2018 के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अन्वय नाइक नामक एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाया। अन्वय नाइक ने अपनी मौत से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ था कि अर्नब गोस्वामी और उनके 2 साथियों ने उनके पैसे उनके काम जो काम उन्होंने उनसे करवाया था उसका भुगतान नहीं किया, जो कि करीब 5 करोड़ है, जिस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है कि वो और उनके माताजी आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। अर्नब ने पहले हाई कोर्ट में हेवियस याचिका दाखिल की थी। हेबियस कार्पस क्या होता है? हेबियस कार्पस, अगर किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, चाहे पुलिस की या किसी और अथॉरिटी की, तो वह इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में पुलिस को या अथॉरिटी को हिरासत में रखने की वजह बतानी होगी। अगर कोई वाजिब और कानूनी वजह नहीं सामने आती है तो कोर्ट याचिकाकर्ता को रिहाई का आदेश देता है। भारत में ऐसी याचिका सुनने का अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के पास है। लेकिन अर्नब को हेबियस कार्पस याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। फिर उनके बाद उनके वकील हरीश साल्वे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया और कहा कि पहली नज़र में ऐसा केस नहीं दिख रहा है कि कोई आर्टिकल 226 के अंतर्गत अर्नब को जमानत दिया जाए और अर्नब CRPC के मुताबिक ही सेक्शन 439 के तहत जमानत के लिए सेशन कोर्ट जाएं। जमानत याचिका खारिज होते ही अर्नब ने 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख कर स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की और अगले ही दिन वहां से उन्हें जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने अर्नब को जमानत न देकर गलती की है। इधर एक और केस, पत्रकार कप्पन सिद्दीकी फ्रॉम केरला। पत्रकार कप्पन सिद्दीकी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है। पत्रकार कप्पन को यूपी पुलिस ने तब गिरफ्तार कर लिया था जब वो एक दलित महिला के साथ बलात्कार और हत्या के मामले के कवरेज के लिए हाथरस जा रहे थे। उन्हें 5 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। बाद में पुलिस ने उन पर UAPA एक्ट के तहत यानी राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया बिना किसी सबूत के। उनके साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 2 आंदोलनकारी छात्रों के साथ एक टैक्सी ड्राइवर भी शामिल है। पत्रकार कप्पन और 3 अन्य लोगों को मथुरा पुलिस ने प्रिवेंटिव पावर के तहत हिरासत में लिया था। CRPC की धारा 151 के तहत पुलिस किसी अपराध की आशंका के कारण किसी को हिरासत में ले सकती है। इन चारों को 6 अक्टूबर के दिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया, जबकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में सिक्योरिटी या बांड भरवाना है, ना कि हिरासत में भेजना। 6 अक्टूबर को केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत
कप्पन के लिए हेबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। याचिका में कहा गया था कि उनके सहकर्मी, परिवार या किसी को भी कप्पन को हिरासत में लिए जाने की खबर नहीं दी गई थी। किसी को भी नहीं बताया गया कि उन्हें कहाँ रखा गया है और किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जबकि हमारे संविधान के आर्टिकल 22A के तहत जब पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करती है तो वो वजह बताती है कि वो उसे क्यों गिरफ्तार कर रही है। लेकिन कप्पन मामले में ऐसा नहीं हुआ था। यह सब होने के बाद 7 अक्टूबर को पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की। इस FIR में UPA के सेक्शन 70 और 80 भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 17 और 18 भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 124A यानी राजद्रोह, 153A 2 समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने, 295A धार्मिक भावना आहत करने और IT एक्ट के सेक्शन 627276 लगाए गए हैं। FIR में क्या है? FIR में है सिद्दीकी कप्पन के साथ साथ अतीकुर रहमान आलम और मसूद पर FIR दर्ज की गई। रहमान और आलम छात्र हैं और एक्टिविस्ट हैं और मसूद एक टैक्सी ड्राइवर जिनकी टैक्सी में बाकी लोग हाथरस जा रहे थे। FIR के मुताबिक अभियुक्तों के पास कुल 6 फ़ोन पाए गए और 1 लैपटॉप। उनके पास जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम लिखा एक पोस्टर था। ये लोग शांति भंग करने के मकसद से हाथरस जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट से प्रतीत हो रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व जातिगत तनाव, दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभियुक्त कार्डको नाम की वेबसाइट भी चला रहे हैं और इस वेबसाइट के माध्यम से विदेशी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। इनके पास से बरामद पोस्टर आई एम नॉट इंडियाज डॉटर सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने और जन विद्रोह भड़काने वाले हैं। वेबसाइट के कृत्यों से UPA के सेक्शन 17 और 18 के अंतर्गत मामला बन रहा है। IT एक्ट की धारा 65, 72 और 75 में मामला बन रहा है। कप्पन की हेबियस कार्पस याचिका पर 12 अक्टूबर को चीफ जस्टिस बोबडे AS बोपन्ना, V रावा सुब्रमण्यम की बेंच ने पहली सुनवाई की। कप्पन के लिए केस लड़ रहे कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल से परिवार को और वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा है। उनकी मांग थी कि कोर्ट राज्य सरकार को नोटिस जारी करे और मथुरा जिला जज को जेल में मानवाधिकार उल्लंघन की जांच का निर्देश दे। लेकिन कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस नहीं दिया और वकील सिब्बल को पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। लेकिन सिब्बल के आग्रह पर कोर्ट ने 4 हफ्ते बाद की तारीख दी। 16 नवंबर को सुनवाई के दिन कोर्ट ने कहा कि वो आर्टिकल 32 की याचिकाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहते। हालांकि कोर्ट UP गवर्नमेंट को नोटिस भेजने के लिए राजी हो गई। उसी नोटिस पर 20 नवंबर को UP सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। सरकार का कहना है कि पत्रकार की याचिका नहीं टिकती क्योंकि वह अपने वकीलों के संपर्क में है। फिर आते हैं अर्नब गोस्वामी केस। अर्नब गोस्वामी केस में उन्हें एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया जिसका संबंध पत्रकारिता से नहीं था, लेकिन आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनकी पत्रकारिता के जवाब में ऐसी कार्रवाई की। कप्पन केस में हाई कोर्ट का रुख नहीं किया और सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही हेबियस कार्पस याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में ही अब कप्पन के लिए जमानत याचिका भी दाखिल कर दी गई है।
क्या है जमानत याचिका और हेबियस कार्पस, इसमें अंतर क्या है? जमानत याचिका में तर्क दिया जाता है कि किसी ट्रायल के लिए अभियुक्त को हिरासत में या जेल में रखने की ज़रूरत क्यों नहीं है, और हेबियस कार्पस में तर्क दिया जाता है कि क्योंकि हिरासत गलत और गैरकानूनी तरीके से लिया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ही अब कप्पन के लिए जमानत याचिका भी दाखिल कर दी गई है। कप्पन पर मथुरा ने यूपीए के सेक्शन भी लगाए हैं। जब किसी पर राज्य सरकार यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज करती है तो इसकी जानकारी केंद्र को दी जाती है। केंद्र को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बनानी होती है कि जिस अपराध में मामला दर्ज किया गया है क्या वो अपराध नेशनल इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्ट 2008 के अंतर्गत बनता है। अगर बनता है तो क्या उस पर राज्य सरकार मामला चलाएगी या एनआईए। लेकिन अब केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए याचिका दायर करने वाले वकील विल मैथ्यूज ने बताया कि हम पहले हाई कोर्ट के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। पहली वजह ये कि याचिकाकर्ता की मर्जी है कि वो पहले कहाँ जाना चाहता है, और दूसरी वजह अगर किसी को हिरासत में लिया जाए तो उसे बताया जाता है कि क्यों लिया जा रहा है, उसके परिवार में किसी को खबर दी जाए। कप्पन मामले में ऐसा नहीं किया गया। ये सिर्फ जमानत की बात नहीं है, कानूनी प्रक्रिया की बात है। ये केस मीडिया बनाम सरकार का भी है। कप्पन किसी भी निजी केस में नहीं पकड़े गए हैं, वो एक रिपोर्ट करने के लिए जाते हुए हिरासत में लिए गए हैं, तो ये मीडिया की आज़ादी की बात भी है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर जल्द फैसला लेना चाहिए। लेकिन बाकी 3 अभियुक्तों ने हैबियस कार्पस पिटीशन लेकर पहले हाई कोर्ट ही गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18 नवंबर को राज्य और केंद्र सरकार और पुलिस अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इस मामले में उनकी पैरवी कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शाश्वत आनंद बताते हैं कि इस मामले में पुलिस ने उनके मुवक्किल को गलत तरीके से हिरासत में लिया, गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी गई, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अपने दायरे से बाहर जाकर हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया है। ऐसा क्यों? अर्णव गोस्वामी दिवाली के दिन, छुट्टी के दिन कोर्ट में उनकी सुनवाई होती है और उन्हें रिहा कर दिया जाता है। इधर पत्रकार कप्पन को इनके खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, उसके बावजूद उन पे यूएपीए की धारा भी लगाई गई है और वो करीब 50 दिनों से ज़्यादा जेल में हैं, लेकिन अभी उन्हें तारीख तक नहीं मिली है। अर्णव गोस्वामी केस में जब फैसला आया तब सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखकर सवाल पूछा था कि एक तरफ हजारों नागरिक जेल में लंबे वक्त से हैं, उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हफ्तों तक लिस्ट नहीं होता है। ये चिंताजनक है कि अर्णव गोस्वामी का केस हर बार कोर्ट में इतनी जल्दी कैसे सुनवाई के लिए लिस्ट हो जाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील बजिंदर सिंह कहते हैं कि जिस तरह से रजिस्ट्री ने अर्णव के मामले में पर्सनल लिबर्टी को लेकर तेज़ी दिखाई या काम किया वैसा ही होना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर मामलों में नहीं होता है। कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड दाखिल करता है और उसके बाद मुकदमा रजिस्ट्री विभाग में जाता है। रजिस्ट्री विभाग को याचिका में कोई गलती नज़र आती है तो उसे ठीक करने के लिए वापस भेज देता है। गलती ठीक होने के बाद मामला सुनवाई के लिए लिस्ट हो जाता है। कोर्ट में हैबियस कार्पस और जमानत की याचिकाओं को वरीयता दी जाती है। उसके बाद ऐसे केस जिसमें तुरंत दखल देने की ज़रूरत होती है, फिर बाकी मामले आते हैं। तो
अगर अर्नब गोस्वामी को छुट्टी के दिन उन्हें रिहा किया जा सकता है तो कपन सिद्दीकी भी एक पत्रकार हैं। वो अपने काम से मथुरा हाथरस जा रहे थे जब मथुरा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को उन्हें भी उनके साथ भी वही रवैया रखना चाहिए और उन पे भी उनकी भी जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो 50 दिन से ज़्यादा जेल में रह चुके हैं, जबकि उन पे अभी तक कोई चार्जेस नहीं लगे हैं। शुक्रवार दिनांक 27 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई सरकार और पुलिस के खिलाफ लड़ रहे रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को राहत दी और हाईकोर्ट को याद दिलाया कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के अपने दायित्व में असफल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अदालतें नागरिक स्वतंत्रता की पहली प्रहरी हैं। अगर ऐसा है, हाईकोर्ट अगर किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के दायित्व में असफल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी तो वही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी अब तक पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के मामले में कोई ना कोई सुनवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें 14 दिसंबर का तारीख दे दिया गया। और वहीं अर्नब गोस्वामी के मामले में DVI चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि गोस्वामी और 2 अन्य को 11 नवंबर को अंतरिम जमानत के तहत दिया गया संरक्षण हाई कोर्ट में लंबित उनकी याचिका का निपटारा होने तक और उसके बाद भी 4 सप्ताह तक लागू रहेगा। कोर्ट ने गोस्वामी को जमानत न देने पर हाई कोर्ट की आलोचना की और कहा कि हाई कोर्ट ने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए FIR का आकलन नहीं किया और यह नहीं देखा कि यह मामला खुदकुशी के लिए उकसाने का बनता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में यह केस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना उनके ये दायित्व अदालतों का ही है। तो फिर ऐसे इतने मामले पड़े हुए हैं तो उनकी भी व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा करना अदालतों का ही काम है। अगर हाई कोर्ट उस दायित्व को नहीं पूरा कर पा रहा है तो पत्रकार सिद्दीकी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के मामले में जो निर्णय सुनाया है उससे खुद ही न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट को पत्रकार सिद्दीकी के मामले पे गौर करना चाहिए, क्योंकि उन पे कोई चार्जेस नहीं लगे हुए हैं और ना ही उन्हें किसी भी उनके पास ऐसा कोई सबूत मिला है जो कि उन्हें गुनहगार साबित करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो के साथ।